तो जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं धनेश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एजुकेशन किंग पर। तो दोस्तों, जो 25 क्वेश्चन बच गया था पिछले वीडियो का, इस वीडियो में हम लगाएंगे, ठीक है। और इस 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। और हर क्वेश्चन का हम अच्छे से व्याख्या सहित उत्तर बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में यानी सेट नंबर 43 में हो चुका है। हम बिहार दरोगा का डेली टेस्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसमें 43 सेट हो चुका है। ये आपका 44 सेट नंबर रहने वाला है, ठीक है। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा यानी मिट्टी स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है। कौन सी मिट्टी है जो स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है। तो 26 का जो आंसर होगा आपका वो होगा काली मिट्टी यानी काली मृदाएं, यानी सी। जो आंसर होगा 26 का वो होगा सी, आपका काली मृदाएं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट, ठीक है, अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए पहले कथन देख लेते हैं। पहला नंबर हमारा कथन जो है कह रहा है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ठीक है। और दूसरा जो कथन कह रहा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक। और जो तीसरा हमारा कथन है वो कह रहा है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो 27 का जो आंसर होगा, आपको बता दें 27 का आंसर होगा आपका डी, यानी जो केवल 2 और 3 जो कथन है वही सही है। यानी एक को छोड़कर एक जो कथन है आपका ये गलत है। 1 नंबर कथन आपका गलत है, बाकी जो 2 कथन है वह सही है। इस प्रकार 27 का जो आंसर होगा वो होगा डी, केवल 2 और 3 सही को चुनना था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं, ठीक है। ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और भारत में जो विदेशी नागरिक रह रहे हैं उनको नहीं, ठीक है। तो आइए 28 का आंसर जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, यानी विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये जो आपका 28 का बी नंबर है यही आपका आंसर होगा, यानी 28 का बी नंबर आंसर होगा। यानी जो भी भारत में रह रहे नागरिक हैं विदेशी, उनको विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, ये केवल भारतीय नागरिकों है, ठीक है। इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा 28 का वह होगा बी, ठीक है। और आपको बता दें कि केवल भारतीयों को 5 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल किसके द्वारा, ठीक है। तो जो 29 का आंसर होगा, ठीक है, 29 का जो आंसर रहने वाला है आपका ए, यानी राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा, ठीक है। तो 29 का आंसर क्या होगा, 29 का जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। तो और आपको बता दें कि आपात 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 में पाया जाता है और ये युद्ध व बाह्य आक्रमण के समय होता है। और राष्ट्रपति शासन जो होता है वह अनुच्छेद 356 के तहत होता है। और एक होता है वित्तीय आपात जो कि अनुच्छेद 360 में लागू होता है, ठीक है। अनुच्छेद 360 में इसकी चर्चा है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर कह रहा है, पंपा, पोना और रन्ना नामक जो त्रिरत्न कवि निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है। पंपा, पोना, रन्ना नाम के जो त्रिरत्न कवि हैं निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है ये कवि। तो 30 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कन्नड़। ये जो तीनों कवि हैं पंपा, पोन्ना, रन्ना, ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि जो पंपा, पोन्ना और रन्ना जो है ये राष्ट्रकूट वंश के कवि थे, ठीक है। और आपको बता दें कि जो पंपा थे कवि, उनको कन्नड़ कवि कहा है, कन्नड़ कवि का जनक माना जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के दीवानी और फौजदारी अदालतों की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अधीनस्थ न्यायालय के दीवानी, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के दीवानी और फौजदारी अदालतों की जो कार्यवाही है, ठीक है, कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है। तो 31 का जो आंसर होगा, 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 31 का आंसर होगा आपका डी, यानी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भाषा में। यानी अधीनस्थ न्यायालय के जो दीवानी और फौजदारी मामला होता है उसकी जो कार्यवाही होती है वह उस राज्य सरकार जो द्वारा जो भाषा निर्धारित किया गया है उसी भाषा में संचालित किया जाता है। तो इस प्रकार आपका 31 का जो आंसर होगा वह होगा डी। ठीक है, 31 का क्या आंसर होगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा में संवैधानिक प्रावधान के तहत, ठीक है, ये जो मामला है होता है, ये कौन, फौजदारी और दीवानी, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है उसमें अंग्रेजी भाषा में संवैधानिक प्रावधानों के तहत दीवानी और फौजदारी अदालतों की कार्यवाही होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की कार्यवाही किसी भी भाषा में निर्णय लेने के लिए कानून बना सकता है। अगर संसद चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की कार्यवाही किसी भी भाषा में निर्णय लेने के लिए कानून बना सकता है, जिसमें जो कानून बनाएगा और वो भाषा निर्धारित होगा उसी भाषा में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को अपनी कार्यवाही पूरी करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 31 का जो आंसर होगा वह होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस पड़ोसी राज्य का सर्वप्रथम अंग्रेजों से युद्ध हुआ। ठीक है, भारत के किस पड़ोसी राज्य का सर्वप्रथम अंग्रेजों से युद्ध हुआ था। तो आपका जो 32 का आंसर होगा वह होगा ए, यानी जो नेपाल है देश, नेपाल, ये जो नेपाल है इसका सर्वप्रथम अंग्रेजों से युद्ध हुआ था। इन चारों देशों में से नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान और तिब्बत, इनसे सबसे पहले नेपाल से युद्ध हुआ था अंग्रेजों से। और आपको बता दो कि ये जो नेपाल का युद्ध है ये 1814 से 1816 के बीच हुआ था आपका, जिसे आंग्ल नेपाल युद्ध कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। 33 का जो आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 33 का क्या आंसर होगा, 33 का जो आंसर होगा आपको बता दें, तो आपका 33 का जो आंसर होगा, 33 का आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा, डी, यानी कंचनजंगा जो है ये असम हिमालय से सुमेलित नहीं है। इस प्रकार आपका 33 का आंसर हो जाएगा डी। आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 1986 में किस समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन था कि पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 34 का सी, यानी LM सिंघवी समिति। क्या होगा आंसर दोस्तों, LM सिंघवी समिति। और इस सेट को आप लगाइए, आप यकीन कीजिए कि आप इस सेट को लगाने के बाद, हमारे डेली टेस्ट सीरीज को जुड़ने के बाद आपका तैयारी एकदम बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेर खां यानी शेर शाह सूरी मुगलों की तरफ से किस युद्ध में भाग लिया था, और इसी युद्ध में उसने कहा था कि अगर भाग्य ने यानी किस्मत ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से निकाल दूंगा। तो ये था आपका जो युद्ध, ये चंदेरी का युद्ध था। कौन सा युद्ध था दोस्तों, ये चंदेरी का युद्ध था। और आपको बता दें कि चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक है, और इसी युद्ध में शेर शाह सूरी ने या शेर खान ने कहा था कि अगर भाग्य यानी किस्मत ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से यानी आसानी से मुगलों को एक दिन भारत से निकाल दूंगा। तो ठीक है, आपका 35 का आंसर हो जाएगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तमिलनाडु की नीलगिरी व उटक मंडक पहाड़ियों में निवास करने वाली भारत की प्रमुख जनजाति कौन है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 36 का आंसर ए,
यानी जो टोडा जनजाति है ये तमिलनाडु की नीलगिरी व उटकमंडक पहाड़ियों में निवास करने वाली एक भारत की प्रमुख जनजाति है टोडा। तो आंसर हो जाएगा ए। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो 37 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 37 का आंसर होगा सी, यानी अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यानी जज को उसी हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 223 के तहत। तो आपका 37 का आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी जो कहिए कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए उनके अर्थशास्त्र जो नामक पुस्तक है जिसमें मौर्य इतिहास की जानकारी का प्रमाणिक स्रोत है, परंतु इस पुस्तक में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है। यानी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है उसमें मौर्य इतिहास की जानकारी का प्रमाणिक स्रोत है, परंतु इस पुस्तक में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है ये बताना है हमें। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा उल्लेख नहीं हुआ है। तो 38 का जो आंसर होगा वह होगा आपका बी। क्या होगा? बी, यानी मौर्य शासक तथा उनके सैन्य व नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं हुआ है अर्थशास्त्र जो है पुस्तक उसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 38 का आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला जो हमारा कथन है वह कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, जो कि ये कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। और देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई है जो एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो ये बताना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो 39 का आंसर होगा आपका सी, यानी 1 तथा 2 यानी दोनों जो कथन है ये आपके सही हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका 39 का आंसर होगा सी। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मशहूर टीवी सीरियल जो रामायण आता है धारावाहिक, उस रामायण के निर्माता कौन है। यानी जो टीवी पर रामायण दिखाया जाता है उसके निर्माता कौन थे। तो वह थे आपके रामानंद सागर, यानी 40 का आंसर होगा डी। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है कि भारत सरकार ने 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। देखिए दोस्तों ये जो कथन है आपका सही है। ठीक है, आगे कथन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर आपसे जानेंगे। अगला नंबर जो 41 का कथन है यानी 2 नंबर कथन वह कह रहा है कि शास्त्रीय भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची की भाषा में शामिल नहीं है। तो ये जो कथन है आपका वह गलत है। ठीक है, इस प्रकार जो आंसर होगा आपका दोस्तों इसका आंसर होगा ए। 41 का आंसर क्या होगा? ए, यानी केवल एक जो कथन है सही है। यानी भारत सरकार द्वारा 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 42 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा भारतीय जनपद सेवा आंदोलन या सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था। तो इस प्रकार आपका इसमें जो 42 का आंसर होगा वह होगा इंडियन एसोसिएशन। जो इंडियन एसोसिएशन संगठन है उसके द्वारा भारतीय जनपद सेवा आंदोलन या सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था। तो 42 का आंसर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 43 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के उर्वरक के उत्पादन कच्चे माल के कमी के कारण भारत में बहुत कम होता है। यानी किस प्रकार के उर्वरक के जो कच्चा माल है उसमें कमी होता है भारत में, इस प्रकार उसका उत्पादन कम होता है। तो 43 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका सी, यानी जो पोटास आधारित उर्वरक है, पोटास आधारित उर्वरक उसके जो उत्पादन है उसके उत्पादन में कच्चे माल के कमी के कारण भारत में बहुत कम होता है। तो 43 का आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। 44 तो देखिए आपके सामने 4 कथन हैं या 4 ऑप्शन कहिए, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो 44 का जो आंसर होगा वह होगा बी, यानी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। ये जो आपका कथन है या ऑप्शन है ये सही नहीं है, तो हमें यही बताना था। इस प्रकार आपका जो आंसर होगा बी नंबर होगा। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का प्रावधान
जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है वहाँ से लिया गया था, ठीक है, या वहाँ से लिया गया है। इस प्रकार 44 का आंसर होगा आपका बी। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण के प्रांतों पर विजय प्राप्त करने हेतु अकबर ने जो अपना पहला अभियान शुरू किया था किस दक्षिण राज्य के विरुद्ध किया था? तो वो हो जाएगा आंसर आपका 45 का बी, यानी अहमदनगर जो है उसके विरुद्ध अपना पहला अभियान अकबर ने जारी किया था, ठीक है, दक्षिण भारत के संदर्भ में। आइए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? यानी इधर आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम दिया गया है और इधर आपका जो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ अवस्थित है, इसका राज्य का नाम दिया गया है। तो हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा सी जो ऑप्शन है, यानी जो कल्पक्कम जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये है तमिलनाडु में। इस प्रकार ये सुमेलित नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका कल्पक्कम, ठीक है, यानी सी, 46 का सी। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत सरकार ने 2017 में क्रीमी लेयर का मापदंड 6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना लाख कर दिया? तो 47 का क्या आंसर होगा? 47 का आंसर होगा ए, यानी 8 लाख रुपए, ठीक है, 8 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन की बाण सागर बांध विवाद जो है निम्न में से कौन सा एक राज्य संबंधित नहीं है? जो बाण सागर बांध विवाद है उसमें से ये चारों जो राज्य हैं कौन सा राज्य उससे संबंधित नहीं है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य ये बाण सागर बांध विवाद से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? डी, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख है जिसका संबंध किस वंश से है? जो नानाघाट अभिलेख है जिसमें भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिला है वो अभिलेख यानी नानाघाट अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है। और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म में अवसान दिवस किस गुरु की याद में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, यानी बी, जो अवसान दिवस है ये गुरु तेग बहादुर की याद में मनाया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया था 24 नवंबर 1675 ईस्वी में, ठीक है। इस प्रकार आपका 50 क्वेश्चन है ख़त्म हो गया है। और हम बता दें आपको कि 50 क्वेश्चन का सेट रहता है जिसमें आपको 2 वीडियोस पर बनाते हैं हम 25-25 क्वेश्चन करके, और उस 25-25 क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करते हैं और आपके व्याख्या सहित उत्तर बताते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन कराने का तरीका है, और आपको यकीन हम दिलाते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी, तैयारी में काफ़ी आप बेहतर करने लगेंगे हर एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जवाब दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।